हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर मन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेट पेपर 2 में जिस किसी का भी हिस्ट्री है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को देखने वाले हैं। वो है 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका विस्तार कहाँ था, इसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी, ए टू जेड सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और यहाँ से प्रश्न आपका रहता ही रहता है। तो 16 महाजनपद, तो जैसा कि आप अवगत हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल होने लगा और इस लोहे के इस्तेमाल के कारण कृषि कार्य काफ़ी समुन्नत तरीके से आगे बढ़ने लगा। और कृषि कार्य होने से लोगों के जीवन में अस्थायित्व आया और लोगों का जो कबायली जीवन था ना, वो समाप्त हो गया और वह अस्थायी रूप से निवास करने लगे। इस जीवन शैली ने बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाया और एक प्रकार से क्षेत्रीय भावना लोगों में जागृत होने लगी, क्योंकि जमीन या भूमि का महत्व बढ़ चुका था। क्योंकि कृषि कार्य के माध्यम से लोग एक जगह रहने लगे थे और कृषि करने के लिए उसे अस्थायी जमीन, अस्थायी भूभाग चाहिए था, यानी क्षेत्रीयता की भावना जागृत होने लगी। आर्यों के जनपदों एवं आर्यों के जो जन थे ना या जनपद थे, अब वो महाजनपद में परिवर्तित होने लगे, यानी 2 जन या 3 जन मिलाकर एक महाजनपद का निर्माण होने लगा। और विशेषकर गंगा घाटी क्षेत्र में इन महाजनपदों का निर्माण बहुत ज़्यादा होने लगा और इसी को द्वितीय नगरीकरण की भी कह सकते हैं कि कहा उपाधि दी जाती है। जो आपका महाजनपदों का उदय है गंगा घाटी क्षेत्र में, इसको भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। और आप पता है कि प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता विकसित हुई थी, वैदिक सभ्यता, वह ग्रामीण सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता थी शहरी सभ्यता, और दूसरी बार यानी शहरी यानी नगरीय सभ्यता, और इसके बाद ग्रामीण सभ्यता आई। इसके बाद दूसरी जो नगरीय सभ्यता आई वह आपका महाजनपद काल में आया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है द्वितीय नगरीकरण किस काल को कहा जाता है, तो महाजनपद के काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ विशेषकर गंगा घाटी में ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। लोहे के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही इसमें, इसलिए लोहे के कारण ही यह संभव हो पाया, क्योंकि बड़े बड़े जंगल थे, उसको काट कर कृषि योग्य बनाना, ये लोहे के आविष्कार के कारण ही, उन्नत हथियारों के कारण ही, लोहे के बने हथियारों के कारण ही ये संभव हो पाया। इस काल की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। जो मृदभांड मिले हैं वो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड है। यह द्वितीय नगरीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस काल में आहत सिक्के, चलिए इसको पंचमार सिक्के कहा जाता है, इस शताब्दी की महत्वपूर्ण विशेषता है। और इन 16 महाजनपदों का निर्माण कहा जाता है महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले, यानी बुद्ध के जन्म के पहले ही इन 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। और इसके बारे में जानकारी के लिए कौन कौन से ग्रंथ जरूरी है, कौन कौन से पुस्तक है जहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है, वो पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ में बात करें तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म ग्रंथ की बात करें तो जैन धर्म ग्रंथ में भगवती सूत्र से भी इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसके अलावा दोनों ग्रंथों से अगर प्राप्त सूचियों को देखेंगे, जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसमें से यहाँ पर 6 नाम ऐसे हैं जिसका दोनों में जिक्र है, यानी इनका जो अस्तित्व है वो 100% श्योर था, क्योंकि जब प्रमाण एक पुस्तक के अलावे अन्य पुस्तकों से भी प्राप्त हो तो ज़्यादा उसकी सत्यता होती है। तो 6 नाम ऐसे हैं जो कि दोनों पुस्तकों में, अंगुत्तर निकाय में भी है और भगवती सूत्र में। कौन कौन सा है? अंग महाजनपद, मगध महाजनपद, काशी महाजनपद, कौशल महाजनपद, वत्स महाजनपद और वज्जी महाजनपद। ये 6 नाम आपका अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है और भगवती सूत्र में भी मिलता है, दोनों में ही ये 6 नाम पाए जाते हैं। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ एक आपका महावस्तु, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है महावस्तु, वहाँ से भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। याद रखिएगा, महावस्तु का नाम याद रख लीजिएगा। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। लेकिन इसमें जो है ना, कुछ जैसे बौद्ध ग्रंथ था आपका अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र, इसमें 6 नाम सब मिलते हैं। लेकिन महावस्तु में कुछ 2 नाम, जैसे गंधार
और कम्बोज जो महाजनपद है उसके स्थान पर गंधार को सीवी और कम्बोज के स्थान पर दसार्ण का उल्लेख किया गया है। यानी नाम डिफरेंट हो गया, एरिया वही है। जैसे गंधार एरिया के क्षेत्र को सीवी नाम दिया, सीवी महाजनपद, और जो कम्बोज महाजनपद है उसके एरिया को दसार्ण महाजनपद का उल्लेख किया गया है महावस्तु में। लेकिन यहाँ भी 16 महाजनपदों का वर्णन है। इन 16 महाजनपदों में प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें या राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो आपका अधिकतर में 14 में राजतंत्र था और सिर्फ 2 में गणतंत्र था, जिसमें वज्जी और दूसरा मल, यानी 2 जगह गणतंत्र था और 14 जगह राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था सभी महाजनपदों में। इसमें और एक याद रखिए, इन 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। टोटल 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। बाद बाकी जो 6 महाजनपद थे वो गंगा घाटी में नहीं थे। कौन कौन नहीं थे? तो अस्मक, अवंती, गंधार, कम्बोज, चेदी और मत्स्य। ये जो 6 महाजनपद हैं ये गंगा घाटी में स्थित नहीं थे। 6 महाजनपद गंगा घाटी में नहीं थे और ये 6 का नाम के अलावा जो भी बच गए वो सभी गंगा घाटी में ही स्थित थे। 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे और 6 नहीं थे। इसमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। इन महाजनपदों में अधिकतर में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और इसमें से जो 16 महाजनपद हैं 16 में से 4 महाजनपद काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसमें मगध, जो बाद में मगध सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरा, इसमें से मगध जो है ना सबसे श्रेष्ठ बनकर उभरा, सबसे शक्तिशाली। वैसे 4 शक्तिशाली महाजनपदों का जिक्र होता है, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कौशल, अवंती और पंचाल, ये जो 3 महाजनपद हैं इनकी 2-2 राजधानियाँ थीं। कौशल, अवंती और पंचाल की 2-2 राजधानियाँ थीं। वज्जी और मल, जैसा पहले का वज्जी और मल में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, बाद बाकी में राजतंत्र था। तो वज्जी और मल को छोड़कर सभी में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली था। महाजनपद काल में ऋग्वेदिक आर्यों की 2 राजनीतिक संस्थाओं, जैसे आपको पता है ऋग्वेदिक आर्य के काल में 2 संस्थाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट, सभा और दूसरा समिति, इनका ह्रास होना शुरू हुआ क्योंकि छोटे स्तर पर काम करने के लिए ये संस्थाएं थी। लेकिन अब वृहद भौगोलिक सीमा बन गया इन महाजनपदों का, वहाँ पर ये एडजस्ट होना इनका पॉसिबल नहीं हुआ, यानी वहाँ उपयुक्त रूप से ये समाजित नहीं हो सके। 16 महाजनपदों के लिए ये सभा और समिति का कार्य करना असंभव था, यानी इसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। 16 महाजनपदों में जैसे मैंने कहा 4 काफ़ी शक्तिशाली थे, उसमें से सबसे शक्तिशाली आपका मगध था, है ना। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था, इसलिए मगध का उत्कर्ष हुआ और मगध में फिर बाद में मौर्य समाज का उदय हो गया। ये 16 महाजनपद हैं जो कि अंगुत्तर निकाय में दिए गए हैं। इन महाजनपदों का राजधानी पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, काशी का राजधानी हो गया वाराणसी। कौशल की 2 राजधानी थी, कौशल 2 पार्टों में था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल का राजधानी होगा कुशावती। याद रखिएगा, कौशल का राजधानी पूछा जाता है, इसका 2 राजधानी ना पूछा जाता है, उत्तरी कौशल का श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल का कुशावती। तीसरा महाजनपद था अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। चौथा महाजनपद था मगध, इसकी राजधानी थे ग्रीव्रज और राजगिरी, ग्रीव्रज और राजगिरी। 5वां महाजनपद था आपका वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। 6ठा महाजनपद था वज्जी, इसकी 2 फिर राजधानी थी वैशाली और मिथिला, ठीक है, वैशाली और मिथिला। मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी थी कुशीनारा और पावा, कुशीनारा और पावा। अब अवंती महाजनपद, इसकी राजधानी 2 पार्टों में, पहला हो गया उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती का उज्जैनी, दक्षिणी अवंती का महिष्मती। याद रखिएगा। अस्मक का हो गया पोटन या पोतली। चेदी का राजधानी हो गया शक्तिमती या सोथीवती, शक्तिमती या सोथीवती। कुरु की राजधानी होगा इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। पंचाल देख लीजिए, पंचाल की 2 राजधानी, उत्तरी पंचाल का अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल का काम्पिल। उत्तरी पंचाल अहिछत्र, दक्षिणी पंचाल काम्पिल। मत्स्य महाजन की राजधानी विराटनगर या बेराट। इसके बाद सूरसेन मथुरा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी का मथुरा। गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला। कम्बोज का हाटक या राजपुर कम्बोज की राजधानी। ये 16 महाजनपद थे, उसकी राजधानी। अब हम लोग कल के क्लास में एक एक महाजनपद का फिर डिटेल्स देखेंगे, किस महाजनपद की क्या विशेषता है।
इस महाजनपद काल में क्या क्या हुए। तो ये 16 महाजनपद से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट सेशन था। साथियों, अगर आपका भी जेट में हिस्ट्री है पेपर 2 में, तो आपके लिए क्लासेस चल रही है कहाँ पर, एग्जाम फाइटर नंबर एप्लीकेशन पर। ये एप्लीकेशन आपका एग्जाम फाइटर नंबर का, ये एप्लीकेशन आपको मोबाइल पर डाउनलोड कर लेना है अगर आप चाहते हैं क्लासेस में लाभ लें, क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। ये एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, वहाँ पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर स्टोर सेक्शन दिखेगा, STORE, स्टोर को क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप स्टोर को क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो आपको जितने भी हमारे कोर्सेज सभी दिखने लगेंगे। ठीक है, सभी कोर्सेज दिखने लगेंगे। इसमें से आपको व्यू ऑल कोर्सेज में जाना है और उसमें आपको जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास में चले जाना है। यहाँ पर देखिए जेट पेपर 2 हिस्ट्री का क्लास शो हो रहा है, जेट पेपर 2 हिस्ट्री बैच है ना, ये है ना जेट पेपर 2 हिस्ट्री बैच। इसको आप क्लिक करेंगे, आपको इस क्लासेस के सारे फीचर्स दिखने लगेंगे। और यहाँ पर आप देखिए क्या क्या फीचर्स आपके लिए क्लासेस का फीचर्स काफ़ी शानदार है। यहाँ पर जो क्लास होगा रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास होगा। ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे बल्कि रिजल्ट कैसे बनेगा वो फोकस हमारा रहता है। लाइव क्लासेस होगा, टाइम पे लाइव क्लासेस हो जाएगा 9 PM को। अगर आप टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते हैं वो क्लास रिकॉर्डेड मोड में चली जाएगी और रिकॉर्डेड रहेगी। 1 ईयर की वैलिडिटी है, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। इसके साथ ही PDF नोट्स भी आपको अवेलेबल है, वीडियो के बगल में PDF नोट्स भी मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर किया जाएगा। दिक्कत है तो अलग से आपके लिए डाउट सेशन भी होगा, प्रैक्टिस सेट भी होगा। और सिर्फ 299 में कंप्लीट क्लासेस। हमारा टारगेट है, मिशन है 80+ स्कोर आपका पेपर 2 में आपका पेपर 2 जो कि आपका 200 नंबर का है। इसमें हमारा जो टारगेट रहता है कि 80% से प्लस। अगर आपका टारगेट 80% से प्लस नहीं रहेगा तो फिर रियल नहीं है। हमारा टारगेट है 80% से प्लस आपका स्कोर कराएं, 80% से प्लस। मान लीजिए आपका पेपर 2 200 नंबर का है, 200 नंबर का है तो 80% यानी 160 प्लस आपको पेपर 2 में लाना है। ये हमारा टारगेट है। इतना अगर आप कर लिए, जिस प्रकार आपको गाइड यहाँ किया जाएगा, अगर तैयारी कर लेते 80% प्लस आपका स्कोर आसानी से आ जाएगा। तो साथियों, अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको क्लासेस करना है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्सेज में जरूर एंट्री कर लीजिएगा। आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।